नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अंतर्गत मीन्स इस क्लास में हम पंचायती राज संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास, उसके बाद इसके लिए गठित महत्वपूर्ण समितियाँ, 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और फिर इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम अपनी इस क्लास में। ये क्लास हमारी बाइलिंगुअल है, तो आप किसी भी मीडियम से हैं, उससे कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आपको जो हमारे एग्ज़ाम में एमपीपीएससी और इवन अदर स्टेट पीसीएस में जो पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी बीच-बीच में बताता चलूँगा ताकि आप टॉपिक की इम्पोर्टेंस को भी साथ में समझते चलें। मतलब आपको ये ना लगे कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। और फिर जब हम भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास को मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसी क्लास में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि आखिर ये पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या होता है? स्थानीय स्वशासन क्या होता है? एक्चुअली पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन की संस्था माना जाता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का क्या मतलब है? इसको समझने के लिए आप यहाँ देखिए कि यह शासन की वह प्रणाली है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस शासन की वह प्रणाली है जिसमें विकेंद्रीकरण तथा लोकतंत्रीकरण द्वारा स्थानीय स्तर पर जनता को शासन में भागीदार बनाया जाता है। तो क्या-क्या बातें निकल के आ रही है कि शासन की वह प्रणाली सिस्टम जिसमें विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? और लोकतंत्रीकरण, है ना? डेमोक्रेटाइजेशन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोकल लेवल पर जनता को भागीदार बनाना। The system of governance in which the public is made a participant in administration at the local level through decentralization and democratization इसको कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है? एक तो होता है केंद्रीकरण मतलब शक्ति किसी एक संस्था या एक व्यक्ति के हाथ में होना, एक व्यक्ति में केंद्रित होना। जैसे नॉर्थ कोरिया में आप देखते हैं कि वहाँ का जो तानाशाह शासक है किम जोंग उन, वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है वहाँ पर, सारी पावर उस तानाशाह में वह उस डिक्टेटर के पास है। बाकी तो सब उसके उसको फ़ॉलो करते हैं। वहीं डिसेंट्रलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है कि जो पावर का जो सोर्स होता है, जो पावर होती है, वह किसी एक व्यक्ति में ना हो करके वह मल्टीपल या तो इंडिविजुअल में मतलब मल्टीपल लोगों में या तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में वह उसको क्या किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसको ऐ ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या है कि पहले नीति निर्माण या निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह केंद्र के द्वारा संपन्न की जाती। फिर जब राज्य बने, तो राज्य भी इसमें क्या हो गए भागीदार हो गए। क्या हो गए? राज्य भी इसके अंतर्गत भागीदार बन गए। फिर राज्यों के बाद में ये हुआ कि इसमें बाद में ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण और शहरी स्तर पर दोनों, ग्रामीण प्लस शहरी दोनों स्तर पर वह जो लोकल पीपल हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं, उनको भी भागीदार बनाया गया, ताकि वो भी इस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकें। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आगे और क्लियर होगा कि कैसे ये हो रहा है। इस पूरी प्रोसेस को हम आगे अपनी आने वाली क्लासेस में जो आगे जो स्लाइड्स आएँगी, उसमें हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसका आदर्श क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये गवर्नेंस का आदर्श क्या होता है? एक तो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था मतलब शक्ति किसी एक संस्था के हाथ में या एक स्तर में केंद्रित नहीं होगी, मल्टीपल लेयर में डिवाइड होगी और साथ में सहभागिता मूलक लोकतंत्र, ठीक है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पर देश के समूचे जनता का वह भागीदारी होगी। मतलब सभी को भागीदारी करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ तक बात स्पष्ट है कि क्या है ये स्थानीय स्वशासन? अब आता है स्थानीय स्वशासन को रूप की हम बात करते हैं मतलब स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का हो सकता है। फॉर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट तो ये मुख्यतः 2 रूप में होता है। एक को कहा जाता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और दूसरा होता है शहरी स्थानीय स्वशासन, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
ठीक? और इन दोनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का क्या मतलब है? जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत ये सारी संस्थाएँ जो हैं शामिल होती हैं, उनको कहा जाता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ। वहीं शहरी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या आते हैं? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। इन सारी संस्थाओं को इंक्लूड करके जो है वह स्थानीय स्वशासन का निर्माण होता है। क्लियर है बात? और स्थानीय स्वशासन का मतलब है स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि स्थानीय लोग ही अपने वार्ड के लिए पार्षद का चुनाव करते हैं। फिर शहर में अगर हम बात करें तो फिर पार्षद के चुनाव होने के बाद पार्षद सब मिलकर के जो है वो एक महापौर महापौर के लिए अलग से भी निर्वाचन होता है, तो उस तरीके से जो निर्वाचन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो गाँव के लोग मिलकर के पंचों का, सरपंच का चुनाव करते हैं। मतलब ग्रामीण लोग भी अब ग्राम सभा के माध्यम से वह शासन में भागीदारी करते हैं। क्लियर है बात? इधर राइट साइड में जो है आप देखिएगा, यहाँ एक ये स्टिकी नोट्स बना हुआ है, जहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा गया है। लॉर्ड रिपन, किसे? लॉर्ड रिपन को वह स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारत में लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है। यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन का जो ऐतिहासिक विकास है वो कैसे रहा है ना? मतलब भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास, ऐतिहासिक पहलू। तो सबसे पहले अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में स्थानीय स्वशासन इकाइयों के रूप में सभा समिति और विदत का उल्लेख हमको मिलता है। मेंशन ऑफ सभा समिति एंड विदत एज अ लोकल सेल्फ यूनिट। तो ऋग्वेद में हमने देखा है जो प्राचीन भारत है, एंशिएंट इंडिया, उसमें वैदिक काल में हमें सभा, समिति, विदत और गण इन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जिसमें सभा, समिति और विदत वो अ, ऑर्गेनाइजेशन थे एक तरीके से, जहाँ पर जो है लोकल पीपल पार्टिसिपेट करते थे राजा के निर्णयों को निर्धारित करने में। मतलब राजा के द्वारा जो निर्णय लिया जाता था, वो इन सब से सलाह-मशवरा करके लिया जाता था। यहाँ पर भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी हो गई। इन सब के बारे में इतिहास में हमने पढ़ा है। तो ये हो गया ऋग्वैदिक काल। इसके बाद में चोल साम्राज्य में, जो चोला एम्पायर था भारत में, वहाँ पर उत्तर मेरूर अभिलेख मिलता है। एक उत्तर मेरूर अभिलेख है, वहाँ से स्थानीय स्वशासन का जो है हमें प्रमाण मिलता है। एविडेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। और चोल एम्परर को जो है, एम्पायर को जो है, वह भारत में, कहाँ पर? भारत में, प्राचीन भारत में जो है, वह स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। कहाँ पर? प्राचीन भारत में। चोल साम्राज्य में जो है एक वेल एस्टैब्लिश्ड पंचायती राज संस्थाएँ जो है देखी गई थी। और इसका ज़िक्र कहाँ मिलता है? तो इसका ज़िक्र मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। ये पीवाईक्यू है एग्ज़ाम का। यहाँ तक की बात स्पष्ट है। इसके बाद में फिर हम आते हैं विजयनगर साम्राज्य में। कहाँ पर आते हैं? विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य में एक व्यवस्था प्रचलित थी, जिसको कहा जाता था आयंगर व्यवस्था। क्या कहा जाता था? आयंगर सिस्टम या आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। यह भी स्थानीय स्वशासन के रूप को दर्शाता है। स्थानीय स्वशासन क्या है आप ये समझ गए हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी शासन में भागीदारी, या पुराने समय अगर हम कहें तो राजा के कृत्यों में, राजा के निर्णय निर्माण में लोगों की भागीदारी। तो ऋग्वेद में भी हमने देखा सभा समिति विदित के माध्यम से जो है वह लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं राजकीय कार्यों में। चोल साम्राज्य में उत्तर मेरूर अभिलेख में इसके साक्ष्य मिलते हैं। विजयनगर में हम बात करें तो आयंगर व्यवस्था जो वहाँ चलती थी विजयनगर साम्राज्य में, वो एक स्थानीय स्वशासन के रूप को ही प्रदर्शित करती है। फिर आता है ये तो मुगल काल में जो है वह शक्ति का जो है ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीकरण किया गया था। जो भारत में जो मुगल काल है, जो मेडिवल पीरियड है, वहाँ पर शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीकरण था, विकेंद्रीकरण नहीं था। तो उस समय पर जो है हमें किसी भी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के विकास का इतिहास प्राप्त नहीं होता है। फिर अंग्रेज़ों का टाइम आता है और अंग्रेज़ों के समय में 1882 में, कब? 1882 में जो लॉर्ड रिपन होते हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव बनाया जाता है, उसे भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा। तो लॉर्ड रिपन रेज़ोल्यूशन, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, इसका प्रस्ताव उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। दैट्स व्हाई लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जो है जनक कहा जाता है। मतलब भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे किया जाए, इसका पूरा खाका उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए उन्हें जनक कहा जाता है। इसके बाद में राइट साइड में देखेंगे आप लोग, राइट साइड में फिर आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसमें क्या किया गया था, जो विषयों को 2 तरीके से बाँटा गया था। एक तो थी केंद्र सूची और एक राज्य सूची। और जो राज्य सूची थी, आपको याद होगा इस एक्ट को हमने पढ़ा है, तो जो राज्य सूची थी, राज्य सूची को भी फिर 2 तरीके से बाँटा गया था। एक को कहा जाता था आरक्षित सब्जेक्ट, रिजर्व्ड सब्जेक्ट, और दूसरा था ट्रांसफरेबल, हस्तांतरित विषय। तो जो पंचायती राज सिस्टम थे या जो स्थानीय स्वशासन था, उसको जो है हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी, यही रिजर्व्ड एंड आपका ट्रांसफरेबल, ये 2 विषय बनाए गए थे। दोहरा शासन स्थापित किया गया था इस एक्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया था। वेरी मच इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। पूछा जा सकता है कि 1919 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में पंचायतों को प्रांतों के किस सूची के अंतर्गत रखा गया था? किस विषय सूची के अंतर्गत रखा गया था? तो हस्तांतरित विषय सूची के अंतर्गत रखा गया था। क्लियर है बात? फिर नेक्स्ट आता है, फिर से नेक्स्ट जो आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। इट वाज मेड ब्रॉडर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये हो गया पूरा एक ऐतिहासिक विकास एंशिएंट इंडिया से लेकर के जो है वह स्वतंत्रता के पूर्व तक की कहानी। फिर अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात की कहानी। क्यों? क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण थे और गांधी जी का ऐसा मानना था कि भारत के विकास के लिए गांवों का विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी। मीन्स यहाँ पर जो है गांधी जी ये मानते थे कि अगर भारत का विकास करना है, अगर आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश बने, तो उसके लिए सबसे पहले गाँवों को विकसित करना होगा। क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है और भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो पंचायती राज के माध्यम से क्या होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा और जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका एम्पावरमेंट होगा, पॉलिटिकली एम्पावरमेंट होगा। क्योंकि अब वो जो चुनाव प्रक्रिया में भागीदार होंगे और जब लोग चुनाव प्रक्रिया में भागीदार होते हैं, तो वो राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित होते हैं। उनके अंदर पॉलिटिकल लिटरेसी आती है। वो नीतियों को समझते हैं, पॉलिसीज़ को समझते हैं, अपनी ज़रूरतों को समझते हैं और फिर ये समझते हैं कि हमें इस समस्या का समाधान कैसे करना है। सपोज़ करो उन्हें अपने गाँव में सड़क की आवश्यकता है, कहीं तालाब की आवश्यकता है या उनके गाँव में किस प्रकार की परिस्थिति है, क्या वहाँ पर जो है वाटर क्राइसिस है, तो किस तरीके से वो अपने वाटर क्राइसिस को दूर कर सकते हैं, कहाँ उन्हें पुल की आवश्यकता है, कृषि का विकास कैसे किया जाए, मेले, बाज़ार हाट का आयोजन कैसे किया जाए, ये सब तमाम चीज़ों में जो है जब वहाँ पर स्थानीय लोग क्या है पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनका क्या है धीरे-धीरे जो है वह पॉलिटिकल लिटरेसी जो है इंक्रीज़ होगी और शासन में उनकी भागीदारी को इंश्योर किया जा सके। ऐसा जो है गांधी जी का यहाँ पर मानना था। तो इसी आधार पर गांधी जी जो है वह पंचायती राज व्यवस्था का जो है समर्थन करते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि संविधान सभा में पंचायती राज के संदर्भ में प्रावधान किया जाना था, तो उसके 2 धड़े बन गए। एक धड़ा था गांधीवादी धड़ा और दूसरा धड़ा था जिसमें अंबेडकर जी थे। तो जो गांधीवादी धड़े के लोग थे वो तो चाहते थे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लेकिन जो जिसका नेतृत्व अंबेडकर जी कर रहे थे, वो इसके पक्ष में नहीं थे। इसलिए अंतोगत्वा ये हुआ कि डीपीएसपी में कहाँ पर डीपीएसपी में जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज के विकास के संबंध में प्रावधान किया गया और वो एक स्वैच्छिक प्रक्रिया होती है। आपको पता है कि डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं होते हैं, मतलब उसको लागू किया ही जाएगा इस बात की गारंटी नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोग्राम जो है चल रहा था इंडिया में। लेकिन वही बात है कि गांधी जी
जो राष्ट्रपिता रहे हैं, उनकी बात को जो है नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या किया गया, बाद में नेहरू जी के द्वारा जो है कुछ प्रोग्राम चलाए गए। तो इस स्लाइड में देखिए जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो संविधान सभा में 2 पक्ष थे, एक तो पक्षधर थे और दूसरे तरफ जो है विरोधी थे। तो पक्षधर में महात्मा गांधी तो थे ही थे, साथ में दादा भाई नेरोजी इस बात का समर्थन कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद के जी के द्वारा लाला लाजपत राय ये सभी जो है वह इस बात के समर्थन में थे कि जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया जाना चाहिए, ठीक है? मतलब लाला लाजपत राय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इनको जो है लागू किया जाए। वहीं विरोधी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ कुछ वो रहे होंगे मतलब रहे हैं, तो अंतोगत्वा ये हुआ कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको समाहित किया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कैसे विकास हुआ हमको ये समझना है, तभी हम फैक्ट्स को याद रख पाएँगे। अब फिर क्या होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब हमको जो है स्वतंत्रता मिल जाती है, मतलब स्वतंत्रता के बाद और ऊपर से फिर क्या होता है 1948 में आपको पता है कि गांधी जी की जो है मृत्यु भी हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत देश में जो है वह नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। क्या किया जाता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वह इनिशिएट किया जाता है और इसका प्रारंभ भी 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। और कहाँ पर? देश के 55 विकास खंडों में जो है इसे प्रारंभ किया गया था। किसे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। 2 अक्टूबर को क्या रहता है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएँगे। इसकी सिफ़ारिश मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, इसकी सिफ़ारिश जो है फिस्कल कमीशन जो 1949 में बनी थी और ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमिटी 1952 में जो बनाई गई थी, नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने किया था कि भैया देश के भीतर जो है वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे लोकल लेवल पर लोगों को पार्टिसिपेंट बनाया जाएगा शासन व्यवस्था में। क्लियर है? इसका महत्व क्या है कि भारत में पंचायती राज की पृष्ठभूमि इसके माध्यम से तैयार की गई। एक बैकग्राउंड जो है इसके माध्यम से तैयार हुआ भारत में पंचायती राज को लेकर के। और आपको पता भी है कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो जाती, सडन कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ का डेवलपमेंट धीरे-धीरे, स्टेज बाय स्टेज होता है। तो इस तरीके का जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब आता है कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा था नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी समीक्षा के लिए सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी समीक्षा के लिए जो है वह नेहरू सरकार के द्वारा एक समिति बनाई जाती है और उस समिति का नाम होता है बलवंत राय मेहता समिति और ये कब बनाई जाती है 1957 में। वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी है। ईयर आपको याद रखना है कि कब गठित की जाती है, तो 1957 में जो है इसका गठन किया जाता है। क्लियर है? तो और ये जो है अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को इस इनके द्वारा जो है सौंपा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बलवंत राय मेहता समिति के गठन के पीछे का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य होता है, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है और साथ में एक प्रोग्राम और चलाया जा रहा था, जिसे कहा जाता था राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, इन दोनों की जो है समीक्षा करनी थी। मतलब समीक्षा कैसे करनी थी? मतलब कि क्या एक्चुअल में ये जो हमारा लक्ष्य है विकेंद्रीकरण, शासन की शक्तियों का जो है वह विकेंद्रीकरण, इस लक्ष्य को ये जो हमने विकेंद्रीकरण का लक्ष्य रखा है और पंचायती राज संस्थाओं के विकास का जो हमारा मैंडेट है, जो हमें गांधी जी ने दिया है, क्या हम उस लक्ष्य को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं? सीधी-सी बात जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप इस बात का आंकलन करते हैं ना कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं। वैसे ही सरकार की गतिविधियों का आंकलन करने के लिए कमिटी बना दी जाती है और कमिटी जो है डेप्थ में स्टडी करके ये देखती है कि सरकार के द्वारा ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या ये समस्या का समाधान कर पा रहा है या नहीं? या जैसे डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं किसी समस्या की वजह से, फिर वो बोलते हैं ना फ़ॉलो-अप के लिए आइएगा। तो फ़ॉलो-अप में जब आप जाते हैं तो वो ये चेक करते हैं कि क्या जो मेडिसिन आपको दिया गया था, वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं? क्या वो आपकी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं या
नहीं, इसीलिए तो फ़ॉलो-अप के लिए बुलवाते हैं डॉक्टर। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, जिससे ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा था और साथ में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम चलाया जा रहा था, इनकी जो है समीक्षा किया जा सके, रिव्यू किया जा सके। अब बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सिफ़ारिशें की, हम इसको देख लेते हैं। समिति होंगी, तो समिति जो है कुछ न कुछ सिफ़ारिश करेंगी, कुछ न कुछ रिकमेंडेशन देंगी। तो उनका रिकमेंडेशन जो है क्या था? जो 3 मेजर रिकमेंडेशन हैं, यहाँ वो हेडिंग मिस हो गया है। तो ये रिकमेंडेशन है, मतलब जो है बलवंत राय मेहता समिति की जो है, ये सिफ़ारिशें हैं। तो उन्होंने क्या मुख्य-मुख्य सिफ़ारिश की? पहली सिफ़ारिश जो उनके द्वारा की गई कि जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए फॉर द तो इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका है पंचायती राज। तो उन्होंने कहा कि पंचायती राज कंसीडर्ड द मोस्ट सॉलिड वे टू इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। दूसरी बात इन्होंने ये कही, ये जो पंचायत समिति होगी और जो जिला परिषद होगा, इसका गठन चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इनके माध्यम से किया जाएगा, जो पंचायत समिति है और जो जिला परिषद है, उनके उनका जो गठन है, वह चुने गए सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा। और तीसरी बात इन्होंने बोली कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, वह जिला अधिकारी होना चाहिए। ये बात इनके द्वारा यहाँ पर की गई। और इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पहली बार त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश इनके द्वारा की गई। ठीक है? 3 टियर कितना 3 टियर जो है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई। और ये 3 टियर कैसा होगा? इसको उन्होंने इस तरीके से बताया कि सबसे नीचे के स्तर पर क्या होगा? ग्राम स्तर। क्या होगा? ग्राम स्तर, जहाँ पर किसका गठन किया जाएगा? ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? ग्राम पंचायत का। मिडिल स्तर पर क्या होगा? खंड या ब्लॉक स्तर होगा, जहाँ पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? पंचायत समिति का, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि जहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। और तीसरा होगा जिला स्तर। कौन-सा स्तर? जिला स्तर। टॉप मोस्ट स्तर पर क्या होगा? जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ पर जो है जिला परिषद का गठन किया जाए। आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी, जिसका गठन 1957 में किया गया था। ये ईयर याद रखना है, क्योंकि इन्हें क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए भी आ जाता है, क्योंकि 4-5 कमिटियाँ हैं, तो एग्ज़ामिनर यहाँ से हमसे क्रोनोलॉजी में इन समितियों को क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए भी तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की उन्होंने बात कर दी। और साथ में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जन सहभागिता के लिए ज़रूरी है पंचायती राज, और उन्होंने बताया कि ये जो पंचायत समिति है और जिला परिषद है, जो ऊपर के जो 2 इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें उनका जो गठन है वह चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष है, उसको जिलाधिकारी को बनाया जाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति होता है। पॉलिसी फॉर्मेशन के बारे में उसे जानकारी होती है कि नीतियों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। भाई उसको उसकी ट्रेनिंग होती है। तो एक जो है शिक्षित व्यक्ति मतलब एक ट्रेंड व्यक्ति, शिक्षित तो सभी हैं। एक ट्रेंड व्यक्ति जिसे प्रशासनिक कार्यों की जानकारी है, उसे टॉप मोस्ट पर रख देंगे और बाकी फिर वो बाकी सभी लोगों के गतिविधियों की क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा, निगरानी करेगा। तो ये हो गई बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई होगी आपको। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये चाचा चौधरी फैक्ट है, इसको देख लीजिए। मतलब इन फैक्ट्स को अगर आप याद रख लेंगे तो आप समझ लीजिए चाचा चौधरी बन जाएँगे। तो फैक्ट क्या-क्या है? सबसे पहले फैक्ट जो है यहाँ पर कि 1958 में, कब? 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की। क्लियर है? और बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। इन 1958, एक मिनट में लेफ्ट साइड हूँ कि राइट साइड हूँ? ठीक है। इन 1958 द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी इज एंड recommendation and Balwant Rai Mehta is called the architect or craftsman of the पंचायती राज सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था का
आर्किटेक्ट, वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। ये बात एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमको ये याद रखनी है, बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, नागौर जिला जो कि राजस्थान का है, में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्ट, बार-बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। On October 2nd, 1959, the country's first three-tier panchayat was inaugurated in Nagaur district, Rajasthan by then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. तो ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। एंड अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार कहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। एंड देन उसके उपरांत मतलब तदोपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के ताद नगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया, मतलब उसको जो है आगे एक्सटेंड किया गया अलग अलग राज्यों में। एमपी में भी फिर हम देखेंगे, एमपी में भी इसको विस्तारित किया जाएगा। क्लियर है? सब्सिक्वेंटली ऑन अक्टूबर 11 1959 इट वाज स्टार्टेड इन तादनगर डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? कहीं कोई समस्या है? कमेंट्स में जो है कमेंट कीजिए, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब आता है दूसरे नंबर पर। कहानी समझ लीजिए क्या होता है। बलवंत राय मेहता समिति जी के द्वारा सिफारिश की गई। देखिए अभी तक यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वहाँ पर कहीं भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जे की बात नहीं की गई। ये कहा गया है कि 3 टियर पंचायती राज होना चाहिए। मतलब इसको आप इस तरीके से थोड़ा-सा समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो पंचायती राज संस्थाओं को विकसित किया जा रहा है और डीपीएसपी में इसके लिए प्रोविज़न है। लेकिन अभी तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं की गई। अब आप पूछेंगे कि सर संवैधानिक दर्जा देने का फ़ायदा क्या होता है? आखिर उसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, जब किसी इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, तब उसका गठन करना मैंडेटरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि अब उसे जो है संविधान का सपोर्ट मिल जाता है। किसका मिल जाता है? संविधान का सपोर्ट मिल जाता है। डीपीएसपी में तो है, लेकिन मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, डीपीएसपी इन्फोर्सिबल नहीं है। वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे और वो डिपेंड करता है रिसोर्सेस पर, संसाधनों पर, कि क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं या नहीं। इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन अगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि अब पंचायतों का गठन किया ही किया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या है कि इसे ये कहा जाएगा कि ये वाली जो सरकार है, वह संविधान के जो मैंडेट्स हैं, मतलब जो संविधान के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, उनका जो है पालन नहीं किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। तो संवैधानिक दर्जे का महत्व तो समझ रहे हैं, लेकिन अभी संवैधानिक दर्जे की बात नहीं की जा रही है। वो हम एलएम सिंघवी में देखेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ तक बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया गया, सब तमाम चीज़ें हो गई। लेकिन पंचायती राज संस्थाएँ जो हैं, अभी भी बहुत सुस्त तरीके से मतलब धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। फिर आपको पता है कि देश में इमरजेंसी लगाया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा और इमरजेंसी के बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव हार गई और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार, है ना? जनता दल की जो है सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, उनकी सरकार बनी। तो मोरारजी देसाई जी के द्वारा भी अब देखिए, चाहे जो भी हो, हर सरकार का ये उद्देश्य था कि वो कुछ ऐसे कृत्य करे, ऐसे कार्य करे, जिससे जनता का क्या कहूँ मैं? मतलब जनता का जो प्रेम है, अगर एक मोटा-मोटा हम समझ लें, मतलब जनता जो है उन्हें पसंद करे।
और ये वो दौर भी है जब राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण उन्होंने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में चौखंबा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो बीजेपी मतलब अभी की बीजेपी गवर्नमेंट, उस समय की जो जनता दल की सरकार थी, उन्होंने भी अपने चुनावी घोषणे में ये बात की कि उनके द्वारा जो है पंचायतों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। तो इसी क्रम में जनता दल सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक नई कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता समिति। कौन-सी समिति? अशोक मेहता समिति 1977। अब अशोक मेहता समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिए, हम इस बात को देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अलग से हाइलाइटेड कर दी गई हैं। तो अशोक मेहता समिति ने पहली बात तो इसका गठन कब किया गया? दिसंबर 1977 में। रिपोर्ट कब दी है इन्होंने? 1978 में। गठन का वर्ष बस याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि भैया पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय मॉडल अपनाने की इनके द्वारा बात की गई। बलवंत राय मेहता ने 3 टियर, लेकिन इन्होंने बात किया द्विस्तर। प्रथम स्तर पर क्या हो? मंडल पंचायत हो, मतलब ब्लॉक लेवल पर, मिडिल लेवल पर, और द्वितीय स्तर पर क्या हो? जिला परिषद। क्या हो? जिला परिषद। मतलब इन्होंने जो ग्राम पंचायत की बात, किसकी बात? जो ग्राम पंचायत, जो नीचे का, जो सबसे नीचे का जो ब्लॉक था, उसको, उसके लिए जो है इन्होंने सिफारिश नहीं की। मतलब इन्होंने जो ब्लॉक लेवल पर, जैसे अभी हमारे पर ब्लॉक लेवल पर जो होता है ना, जनपद पंचायत जिसे हम कहते हैं एमपी में, ठीक है? कई जगह इसको क्षेत्र पंचायत भी कहा जाता है, मंडल पंचायत भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे तालुका पंचायत भी कहा जाता है। तो मंडल पंचायत के गठन की बात की और जिला परिषद के गठन की बात की, ग्राम पंचायत के गठन की बात अशोक मेहता समिति ने नहीं की। उसके पीछे का भी कारण था। उनका कहना ये था, मतलब इस कमिटी का कहना ये था कि अभी ग्रामीण स्तर में शिक्षा का स्तर जो है बहुत ज़्यादा पुअर है। मतलब लोग शिक्षित नहीं हैं और अशिक्षित लोगों के द्वारा शासन की गतिविधियों में, सरकार के कार्यों में भागीदारी नहीं निभाई जा सकती। पहले उसके लिए हमें शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, तभी वो शासन में भागीदारी निभा सकते हैं। अरे ज़रा आप सोचिए कि एक छोटे से पोस्ट के लिए व्यक्ति को कितना पढ़ना पड़ता है। और एक बार आप सरकारी अधिकारी बनने के बाद ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई-लिखाई से जो है आपको छोड़ ही देना पड़ेगा। डेली कितनी सारी रिपोर्ट्स और तमाम चीज़ों को जो है पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये जो शासन के जो कार्य होते हैं ना, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो उसके लिए शिक्षा होना जो है अनिवार्य है। इसीलिए उन्होंने ग्राम पंचायत के स्तर को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दिया अशोक मेहता समिति ने, जिसको बाद में इम्प्लीमेंट किया गया। और उन्होंने कहा विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन किया जाना। इनका गठन किया जाना चाहिए, विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ न्याय पंचायत सेपरेट फ्रॉम डेवलपमेंट पंचायत। ठीक है? तो एक विकास पंचायत हो जो ग्रामीण विकास में भागीदारी निभाए, और एक जो है न्याय पंचायत। एक बात और इनके द्वारा की गई, विघटन के बाद अगर पंचायत का विघटन हो जाता है, तो चुनाव 6 महीने की अवधि में हो। मतलब अगर पंचायत का विघटन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो इलेक्शन जो है 6 महीने के अंदर जो है कंडक्ट करवा लिए जाएँ। एक सिफारिश इनके द्वारा ये भी की गई। फिर अगली बात जो इनके द्वारा की गई कि संस्थाओं के चुनाव दलगत आधार पर करवाए जाएँ। इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है ये। इन्होंने कहा इलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस शुड बी हेल्ड ऑन अ पार्टी बेसिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि जैसे जिला परिषद का चुनाव हो रहा है, ये मंडल पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो अभी जो पंचायत में चुनाव होते हैं, उसमें बीजेपी, कांग्रेस ये सब पार्टिसिपेट नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। जो ग्रामीण लोग होते हैं और फिर अलग-अलग जो स्तर के, जैसे ब्लॉक लेवल के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जो है उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। उनकी अपनी कोई ऐसी पार्टी नहीं, उनकी पार्टी का कोई ऐसा नाम नहीं है। चुनाव के समय उनको एक चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है, जिसके आधार पर वोट डाला जाता है। कोई उनकी ऐसी पार्टी नहीं होती। चल वो अलग बात होता है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, वो बैक हैंड जो है सपोर्ट देती हैं। तो अशोक मेहता समिति के द्वारा ये कहा गया कि ये जो चुनाव है जिला परिषद, मंडल पंचायत, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, किन्हें, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें भी उन्हें पार्टिसिपेंट बनाया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन इनका उचित नहीं था, क्योंकि इसके अगर ये हो जाता तो फिर वही हो जाता, पंचायती राज को भी जो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता, क्योंकि वहां पर फिर बीजेपी वाले प्रत्याशी वोट लड़ते और फिर वो जिसको टिकट देते वही सरपंच बन सकता था।
या अ, जनपद पंचायत अध्यक्ष बन सकता था, तमाम चीज़ें। तो एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन इनके द्वारा ये दिया गया और साथ में इन्होंने एक रिकमेंडेशन और दिया और वो ये था एससी-एसटी व महिला वर्ग को जो है आरक्षण दिया जाए। क्या दिया जाए? रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू एससी-एसटी एंड वुमेन। इसकी बात इनके द्वारा की गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है जो आपको याद रखने हैं कि पहली बार रिजर्वेशन की बात किसके के द्वारा की गई? अशोक मेहता समिति के द्वारा। विघटन के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव करवा दिया जाए, अशोक मेहता समिति। संस्थाओं के चुनाव जो है दलगत आधार पर करवाए जाएँ, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी बेसिस पर करवाए जाएँ, अशोक मेहता समिति। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एमपीपीएससी का जो फेवरेट सवाल होता है, 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश किसने की? तो वो किनके द्वारा की गई? अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई। क्लियर है? यहाँ तक की बात आप सभी को जो है समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समिति जो आती है हमारी 1985 में गठित की जाती है। अब देखिए जो जनता दल की सरकार थी वो जा चुकी है, क्योंकि वापस से जो है वह कांग्रेस की सरकार बन गई है और 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन भी हो जाता है, एक बहुत दुखद घटना हो जाती है। उसके बाद में राजीव गांधी जी की सरकार गठित होती है और राजीव गांधी सरकार ने भी अपने चुनावी घोषणा में इस बात को कहा था कि हम पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए जो है कार्य करेंगे। क्योंकि फिर वही मैंने बताया सरकार के ऊपर दबाव था पंचायती राज संस्थाओं के विकास का, क्योंकि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ये सक्रिय रूप से जो है राजनीति में थे। इस वजह से सरकार के ऊपर लगातार इस बात का दबाव था कि पंचायती राज संस्थाओं का जो है विकास किया जाए। तो 1985 में जो है वह राजीव गांधी सरकार के द्वारा जीवी के राव समिति गठित की गई। कौन-सी समिति गठित की गई? जीवी के राव कमिटी का जो है गठन किया गया। अब इन्होंने क्या सिफारिश दिया? जीवी के राव कमिटी ने क्या सिफारिश दिया? हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जीवी के राव समिति ने जो सिफारिश दी, उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन की जो है समीक्षा इनके द्वारा किया गया। मैं माफ़ी चाहूँगा, मतलब इसको गठित क्यों किया गया? जीवी के राव समिति के गठन का उद्देश्य ये था कि जीवी के राव समिति का जो गठन था, वह ग्रामीण विकास, ठीक है? और निर्धनता उन्मूलन की जो है समीक्षा करना था। रिव्यू ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इसकी इस जो समस्या भारत में व्याप्त थी, इसका क्या है समीक्षा करनी थी, रिव्यू करनी थी। क्योंकि राजीव गांधी जी का कहना ये था कि हम ऊपर केंद्र से जो है जब ₹1 भेजते हैं, ₹1 भेजते हैं, तो वो गाँव के स्तर तक पहुँचते-पहुँचते जो है 5 पैसे बचते हैं। कितने बचते हैं? 5 पैसे। बीच में जो है पूरा करप्शन में चला जाता है। तो इसी की समीक्षा करने के लिए जो है जीवी के राव समिति का गठन किया गया। अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया? जीवी के राव समिति ने क्या रिकमेंडेशन किया? उनके द्वारा कहा गया कि जो ग्राम पंचायत जो उस समय तक जो बनाए गए थे, उनको क्या है अधिक वित्तीय शक्तियाँ दी दी जाएँ। क्या दी जाएँ? अधिक वित्तीय शक्तियाँ दी जाएँ। मोर फाइनेंशियल पावर टू ग्राम पंचायत। मतलब और ज़्यादा कर अधिरोपण की उनको शक्ति दी जाए, ताकि वो वित्तीय रूप से सशक्त हों, फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो वो अपने गाँव के लिए कुछ कर पाएँगे ना। अब भाई पुल बनाना है, पैसे कहाँ से आए? केंद्र सरकार से माँगेंगे, राज्य सरकार से माँगेंगे। ठीक है? अब फिर वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से उन तक पैसा पहुँचेगा, वहाँ से भेजेंगे ₹1 मिलेगा 5 पैसे। अब फिर 5 पैसे का पुल बनेगा जो एक बारिश में बह जाएगा, वहाँ पे भी करप्शन होना है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए क्या कहा गया इनके द्वारा कि वित्तीय रूप से उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इसके बाद में क्या कहा गया कि जिला विकास आयुक्त के पद का जो है सृजन किया जाए। क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के जो है पद का सृजन किया जाए। जिसका काम हो ये ग्रामीण स्तर पर जो भी विकास हो रहा है, ग्रामीण और शहरी स्तर पर जो भी विकास हो रहा है, उसके कार्यों की निगरानी की जाएगी। किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा। और साथ में जिला परिषद जो टॉप मोस्ट लेवल का है, जिला परिषद मुख्य नियोजन निकाय बनाया जाए। जिला परिषद एज मेन प्लानिंग बॉडी। मतलब प्लानिंग का काम किसको दे दिया जाए? जिला परिषद को दे दिया जाए। किस गाँव में तालाब बनवाया जाएगा, कहाँ सड़कें बनवाई जाएँगी, कहाँ पर जो है किस गाँव में जो है बाज़ार हाट मेले लगाए जाएँगे। जितनी भी प्लानिंग की काम है, प्लानिंग का जो काम है, वह किसको प्रदान कर दिया जाए? जिला परिषद को प्रदान कर दिया। ये बात किसने कही? जीवी के राव कमेटी ने। आपको क्या याद रखना है अभी एग्ज़ाम के लिहाज़ से, प्रीलिम्स के लिहाज़ से, वो ये है कि जीवी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया था
और इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे सरकार के द्वारा, उसकी समीक्षा करना। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। फिर जीवी के राव समिति ने जो सिफारिश दी थी, उसको फिर से रिव्यू करने के लिए, मतलब उस सिफारिश को फिर से उसकी जाँच-पड़ताल करने के लिए 1986 में जो है वह एल.एम. सिंघवी समिति गठित की। वेरी मच इम्पोर्टेंट। वैसे भी भारत सरकार में समितियों का खेल बहुत चलता रहता है। बहुत सारी समितियाँ आप लोगों ने पढ़ी ही होगी अलग-अलग सब्जेक्ट में। यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो कम से कम नहीं तो 60-70 समितियों के नाम याद करने पड़ते हैं। खैर याद हो जाते हैं पढ़ते-पढ़ते, महत्व के अनुसार जो है। तो क्या हुआ 1986 में जो है वह एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया। अभी भी राजीव गांधी की सरकार है। अब एल.एम. सिंघवी ने कहा कि बहुत हो गया ये पंचायत, है ना? मतलब ऐसे काम नहीं बनेगा। जब तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक उन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा, तब तक पंचायती राज संस्थाओं का विकास भारत में सही से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पंचायतें जो थीं, वह राज्य सूची के विषय में थी। किसके विषय में थी? राज्य सूची के विषय में थी। राज्य सूची में थी कौन? पंचायतें। राज्य सूची के जो प्रविष्टि नंबर 5 या 6 है, वहाँ पर पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था। और राज्य सरकारें मतलब मुख्यमंत्री महोदय और इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, वो नहीं चाहते थे कि हमारी शक्तियाँ वह ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर जो सरपंच हैं, जो पंच हैं या जो पार्षद हैं, इनके पास जाएँ। ये बात जो है, ये लोग नहीं चाहते थे, ठीक है? क्योंकि भाई अपनी शक्तियों को कौन किसी दूसरे को देना चाहता है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हर व्यक्ति तो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। इस वजह से और समस्याएँ भी थी। राज्य सूची की विषय थी, राज्यों की खुद ही वित्तीय हालत खराब थी। मतलब इनकी वित्तीय स्थिति जो है खुद ही जो है खराब थी। इस वजह से जो है ये पंचायती राज संस्थाओं का ठीक से विकास नहीं कर पा रहे थे। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा कि देखिए सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं का विकास हो, तो आप क्या कीजिए इन्हें पंचायती संवैधानिक दर्जा प्रदान कीजिए। क्या प्रदान कीजिए? संवैधानिक दर्जा प्रदान कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है शुड बी ग्रांटेड। एंड सेकंड थिंग बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को उन्होंने रिपीट किया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए और जो अशोक मेहता समिति जिन्होंने कहा था कि पंचायतों के चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें भागीदार बनाया जाए, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो नहीं तो पंचायती राज संस्थाओं का बंटाधार हो जाएगा, जैसे देश का बंटाधार ये लोग कर रहे हैं। तो चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पर के जो लोकल लोग हैं, उनको पार्टिसिपेंट रहने दो। भैया पंचायती राज का उद्देश्य ही है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो उस गाँव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, उन्हें पार्टिसिपेंट बनाना। फिर ये पार्टी सिस्टम अगर आप ला दोगे, तो वो नेता थोपने लगेंगे। जैसे होता है कि नहीं होता है? वो तो अपना नेता बना देते हैं। जनता को कोई लेना-देना इस बार जनता चाहती थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहें। लेकिन पार्टी ने क्या किया? मनमोहन सिंह को थोप दिया। तो थोपने वाली बात हो जाती। पार्टी फिर अपने हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से काम करती। इसलिए जो है उन्होंने कहा एल.एम. सिंघवी ने जी ने कहा कि चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 रिकमेंडेशन इनके द्वारा किया गया। अब स वक़्त आ गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है, वह संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस बात की जो है काफ़ी दरकार थी भारत में। लेकिन फिर भी सरकार एक बार फिर से रिव्यू करना चाहती थी और उन्होंने 1988 में फिर एक समिति बनाई, जिसका नाम था पी.के. थुंगन समिति। कौन-सी समिति? पी.के. थुंगन समिति, 1988 में। तो पी.के. थुंगन समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है सिफ़ारिश की, 3 टियर। सबसे इम्पोर्टेंट सिफारिश ये हाइलाइटेड भी है यहाँ पर, इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है, वो 5 वर्ष फिक्स किया जाए। कितना फिक्स किया जाए? 5 वर्ष जो है फिक्स किया जाए। फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 ईयर इस बात को इंश्योर किया जाए और सत्र की अधिकतम अवधि जो है 6 माह हो। मतलब 6 महीने के भीतर जो है पंचायती राज जो पंचायतों का जो है चुनाव संपन्न करवा लिया जाए। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जैसे आज एक पंचायत का गठन हुआ, सपोज़ करो ये 1 जनवरी 2025 है। कब है? 1 जनवरी 2025 है और यहाँ पर जो है अब इसका कार्यकाल कब तक होगा? 1 जनवरी 2030 तक और 5 साल के लिए गठित की जाती है। तो 1 जनवरी 2030 तक का गठन है, तो या तो 6 महीने पहले ही कितने 6 महीने पहले ही चुनाव करवा लो आप, नई पंचायत के लिए या अगर नहीं करवा पाए, तो अगली पंचायत के लिए 6 महीने के भीतर कितने 6 मंथ के भीतर जो है
आपको किसी भी हालत में चुनाव करवा लेना है। ये बात कही गई पीके थुंगन समिति। यही बात अशोक मेहता समिति के द्वारा भी की गई थी। लेकिन आपको याद रखना है ये 5 वर्ष का कार्यकाल वाली बात है। तो अब समिति-समिति बहुत हो गया। अब सरकार ने बहुत समिति-समिति खेल लिया। अब आएगा फाइनल स्टेप का कदम। मतलब रोज़ आप अब वो वक़्त चला गया जब आप रोज़ टाइम टेबल बना रहे थे। आज मैं 5 बजे से उठूँगा, इतने बजे ब्रेकफ़ास्ट करूँगा, एक्सरसाइज़ करूँगा, इतने बजे से पढ़ने बैठूँगा, फिर अगले दिन फिर नया टाइम टेबल, फिर अगले दिन फिर नया टाइम टेबल। ऐसा करते-करते एमपीपीएससी का नोटिफ़िकेशन आ गया। अब सरकार को जो है कोई ठोस कदम उठाना था, मतलब अब आपको कोई ठोस कदम उठाना था, एक फ़िक्स्ड टाइम टेबल बनाना था और उस हिसाब से पढ़ाई करनी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो वही वक़्त आ चुका था। फिर सरकार ने क्या किया, सारी समितियों के रिकमेंडेशन को का क्रक्स निकाल के, सार निकाल के जो है, वह 73वें संविधान संशोधन का प्लान किया। वैसे मैं आपको बता दूँ ये प्लान सरकार ने पहले भी राजीव गांधी की सरकार ने पहले भी किया था 65वां राजीव गांधी की सरकार हाँ, 65वां और 64-65वां संविधान संशोधन के माध्यम से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, फेल हो गया था राज्यसभा में। तो ख़ैर अब वक़्त आ गया था संविधान में संशोधन करने की। तो यहाँ पर देखो एक आपको कुप्पी दिख रही होगी। कुप्पी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मैं एक ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए जो है अच्छा मैं ठीक है, स्लाइड आपको जो है प्रॉपर विज़िबल है, कहीं कोई समस्या की बात है। तो सरकार ने क्या किया, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसका जो त्रिस्तरीय मॉडल था, उसको उठाया, यहाँ डाला छन्नी में। एलएम सिंघवी ने जो संवैधानिक दर्जे देने की बात की थी, उसको भी छन्नी में डाला और थुंगर ने जो 5 वर्षीय कार्यकाल की बात की थी, इन तीनों चीज़ों को छन्नी में डाला और ये तीनों चीज़ें वो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कितना बढ़िया स्लाइड है कि नहीं बताइए? मतलब एआई ने ही बनाया है इसको, ये मैनुअली डिज़ाइन नहीं किया गया है। लेकिन इस स्लाइड को बनवाने के लिए कम से कम नहीं तो 1 से डेढ़ घंटे का समय लगा है, क्योंकि एआई आपको पता है कितना ईज़िली काम करता नहीं है, वो कभी इधर बिगाड़ देगा, कभी उधर बिगाड़ देगा। तो इस तरीके से ख़ैर बस आप मेरा उद्देश्य ये है कि चीज़ों को आप समझ जाएँ और आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न सॉल्व हो जाएँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसी से मुझे खुशी मिलेगी कि आपको ये लगेगा कि यार सर ने पढ़ाया था, भैया ने पढ़ाया था और इससे मेरा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, इन तीनों को जो है मिला करके दशकों का मंथन हुआ, डिकेड ऑफ जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई और उसके बाद उसकी अंतिम परिणति जो है वह 73वें संविधान संशोधन के रूप में इसके रूप में हुई। 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम के रूप में हुई। क्लियर है बात? तो यहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में। अब हम 73वें संविधान संशोधन की जो है विशेषता को देख लें। क्लियर है बात? अब मैं थोड़ी देर के लिए जो है वह इनविजिबल हो जाता हूँ और आपको जो है ये पूरा स्लाइड जो है वह विज़िबल रहेगा ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 73वें संविधान संशोधन में क्या-क्या हुआ? जब 73वां संविधान संशोधन किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि 1989 में जो है राजीव गांधी की भी जो हत्या हो जाती है तमिलनाडु में, है ना? ब्लास्ट के द्वारा। तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हैं। अब राष्ट्रपति कौन रहते हैं इस समय? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। जिस समय पंचायती राज संस्था को 73वां संविधान संशोधन किया जा रहा था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। तो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, मतलब राष्ट्रपति जब फाइनल साइन करते हैं तभी कोई एक्ट बनता है। 20 अप्रैल 1993 को इम्पोर्टेंट डेट है, 20 अप्रैल 1993 को इसे जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट को जो है राष्ट्रपति का एसेंट मिला और भारत में लागू कब किया गया दोस्तों? 24 अप्रैल 1993। कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को जो है हम पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आपके एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। 20 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो। तो 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया अप्रैल 24, 1990 और यहाँ पर निर्देश दिया गया सभी राज्यों को कि 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों को लागू करने का इसको निर्देश दिया गया। क्योंकि अनुच्छेद जो है 356 कौन-सा सॉरी 365 जो है, वह केंद्र को राज्यों को निर्देश जारी करने की जो है शक्ति प्रदान करता है और अगर राज्य इस निर्देश को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आर्टिकल 356 का यूज़ किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उस सरकार को बर्खास्त करके उसकी जगह प्रेसिडेंट रूल इम्पोज़ किया जा सकता है। ये डर होता है।
मन में आता होगा ना सवाल कि यार राज्य केंद्र की बात क्यों मानते हैं? क्योंकि 365 यह शक्ति केंद्र को देता है कि वह राज्यों को निर्देश दे सकता है और 356 ये शक्ति देता है कि अगर राज्य निर्देश का पालन नहीं करे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इस डर से भय बिन होहि न प्रीति। क्या संविधान में क्या परिवर्तन हुआ इस संशोधन के माध्यम से? तो संविधान में जो है भाग 9 जोड़ा गया पंचायत के संदर्भ में। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 जो है ओ तक का प्रोविजन यहाँ पर किया गया और अनुसूची में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय जो है पंचायतों को प्रदान किए गए इस संविधान संशोधन के। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक प्रश्न तो पक्का मान के चलिए। क्लियर है बात? इतना परिवर्तन जो है भारतीय संविधान में किया गया। क्या किया गया? यहाँ पर जो है वह हुआ ये कि भाग 9 ऐड किया गया संविधान में, पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक के आर्टिकल्स एलोकेट किए गए और भारतीय संविधान में जो है वह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है? यहाँ तक की बात जो है आप सभी लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम 73वें संविधान संशोधन की विशेषता को देखते हैं और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम अनुच्छेदों की बात करें, तो सबसे पहले एक तो अनुच्छेद है 243 आपके मन में आ रहा होगा कि सर अनुच्छेद 243 में क्या है? तो अनुच्छेद 243 में वेरियस प्रकार के जो है डेफिनिशन दिए गए, परिभाषाएँ दी गई हैं। ये महत्वपूर्ण हमारे लिए उतना नहीं है। हमारे लिए सबसे पहला अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है, वो है अनुच्छेद 243 ए। 243 ए में जो है ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है, मेंशन ऑफ ग्राम सभा। और ग्राम सभा किनसे मिलकर के बनी होती है, ये बात आप समझ लीजिए। उस गाँव के या उस ग्राम पंचायत के, ठीक है? उस ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत के सभी वयस्क वयस्क वोटरों के सभी वयस्क वोटरों से मतलब जो मतदाता हैं, वोटरों से मिलकर के क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? जितने भी जो वोटर होते हैं, वैलिड वोटर होते हैं, वैध जो वोटर होते हैं, उनसे मिलकर के जो है ग्राम सभा का गठन होता है। तो एक गाँव में जिनके पास भी वोटर आईडी कार्ड है, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इस आर्टिकल को याद कैसे रखेंगे? ए से क्या आता है? असेंबली। ए से क्या आता है? असेंबली। तो असेंबली मतलब ग्राम सभा मतलब क्या है भैया? ग्राम सभा सभा को क्या कहते हैं? असेंबली कहते हैं। तो 243 ए किसका प्रावधान करता है? असेंबली का। इसके बाद में जो है वह हमारा अगला अनुच्छेद है 243 बी। क्या है अगला अनुच्छेद? 243 बी। 243 बी क्या कहता है? त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है और इसे जो है अनिवार्य बनाया गया। क्या बनाया गया है? अनिवार्य बनाया गया है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन ये है कि जनसंख्या के आधार पर। क्योंकि अगर जहाँ पर जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है और खास करके पहाड़ी-वहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है 2 स्तरीय भी गठित किया जा सकता है। मतलब बीच का स्तर छोड़ा जा सकता है। तो 243 क्या कहता है? त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टियर पंचायत मैंडेटरी फंक्शन। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है, यह जो बीच का स्तर होता है मतलब एक तो है जिला परिषद अपर लेवल पर, फिर एक है मंडल और फिर एक है ग्राम स्तर पर। ये 3 स्तर हैं। इसमें कुछ क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या कम है, वहाँ पर इस मंडल स्तर को जो है छोड़ा जा सकता है, ये प्रावधान है। खैर आपको अभी इतना याद रखना है। तो बी हो गया, बी से क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज। फिर आता है सी। तो देखो सी को प्रोनाउंस करने में होता है ना सी संरचना, सी से संरचना, सी से संरचना, सी से संरचना। इसको इस तरीके से याद रखिएगा। तो 243 सी जो है वह पंचायतों की संरचना, है ना? के संदर्भ में प्रावधान करता है। मतलब पंचायतों की संरचना क्या होगी? स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन इसके द्वारा किया जाता है। बाद में जब हम पूरा पंचायती राज पढ़ लेंगे, शहरी स्थानीय निकाय पढ़ लेंगे, फिर मैं आप लोगों के लिए एक टेबल लेके आऊँगा जिसमें जो है ग्राम पंचायत से और नगर पंचायत से मतलब जो शहरी स्थानीय निकाय, इन दोनों के आर्टिकल्स को हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे और एक साथ दोनों को जो है हम याद कर लेंगे। क्लियर है बात? तो वहाँ पर याद रखना जो है बहुत आसान होगा। ठीक है? जैसे ये रिज़र्वेशन का है, जैसे पंचायतों में रिज़र्वेशन 243 डी के अंतर्गत दिया गया है। कहाँ दिया गया? 243 डी। और वहाँ पर शहरी स्थानीय स्वशासन में जो
आरक्षण है वो टी के तहत किया गया है, 243 टी। तो हम उसको एक साथ ऐसे याद कर लेंगे, डीटी, डीटी, डीटी। हमको याद रहेगा कि पंचायतों में आरक्षण 243 डी में है और नगर जो शहरी स्थानीय स्वशासन है, वहाँ पर आरक्षण 243 टी में है। तो वो पूरा टेबल भी हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो ये हो गया 243 जिसमें पंचायतों की संरचना के संदर्भ में प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल अपने विवेक से इसको निर्धारित करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर विल डिटरमाइन एट इट्स डिस्क्रिशन। इसी संदर्भ में फिर हम मध्य प्रदेश के बहुत सारे पंचायती राज अधिनियम के एक्ट पढ़ेंगे 2004 तक के, 1994 से लेकर के 2004 तक के एक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये शक्ति पंचायत की संरचना क्या होगी ये कौन निर्धारित करता है? राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्धारित किया। फिर आता है 243 डी। क्या है 243 डी? तो 243 डी जो है वह रिजर्वेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट से रिलेटेड है। तो आप रिजर्वेशन को जो है थोड़ा डिस्टॉर्ट करके पढ़ेंगे। जैसे रिजर्वेशन है ना, तो कई बार हम लोग ऐसे बोल देते हैं ना, जल्दी जल्दी में, जैसे नीला पीला, इस तरीके की बात कर देते। तो आप क्या करेंगे, रिजर्वेशन को रिजर्वेशन डिजर्वेशन बोल देंगे, रिजर्वेशन डिजर्वेशन। तो डी से आपको याद रहेगा रिजर्वेशन। तो इसमें क्या किया गया है, एससी व एसटी महिलाओं को अनिवार्य, पिछड़े वर्गों को राज्य विधानमंडल तय करेगा। क्लियर है? तो पंचायतों में एससी व एसटी व महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तो अनिवार्य है भाई, ये तो करना ही करना पड़ेगा। और पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका निर्धारण राज्य का विधानमंडल के द्वारा तय किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो सीटों का रिजर्वेशन है, खास करके पंचायतों में, है ना, पिछड़े वर्गों के लिए वो रोलिंग सिस्टम से चलता है। कैसा चलता है? रोलिंग सिस्टम से चलता है, रोल होता है। जैसे एक बार मान लीजिए अगर उस क्षेत्र में, उस पंचायत में एससी भी है, एसटी भी है और ओबीसी भी है, तो क्या किया जाएगा, एक बार सरपंच एससी से होगा, फिर अगले पंचवर्षीय में एसटी से होगा, फिर अगले टर्म में जो है वह पिछड़ा वर्ग से होगा। इस तरीके से रोलिंग तरीके से जो है किया जाता है। एक टर्म ऐसा भी आएगा जहां पर केवल कोई महिला सदस्य ही सरपंच बन सकती। क्लियर है बात? मेंस में हम डिटेल में समझेंगे भी इस बात। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 243 ई। क्या है 243 ई? ई से आप लोग ऐसे कई बार बोलते हैं ना, भाई एस्टिमेट बता दो, एस्टिमेट टाइम कितना बचा है। एग्जामिनेशन हॉल में आप जनरली मैडम से पूछेंगे कि मैडम एस्टिमेट टाइम बताइए कितना बचा है हमारे पास, उस हिसाब से हम ओएमआर भरना शुरू कर दें। और ओएमआर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 50 क्वेश्चन का फिल कर लीजिए, है ना, आखिरी के लिए मत बैठे रहिएगा। और अगर बैठे हैं तो कम से कम आधे घंटे पहले से ओएमआर भरना शुरू कर देना। आखिरी में हड़बड़ाहट में 2-3 तो ऐसे ही गलत कराते हैं। सही था, ऑप्शन हमने सही टिक किया था, ओएमआर गलत भर दिया। तो ओएमआर पहले ही भर लेना, ठीक है? तो 243 क्या है? पंचायतों के कार्यकाल या अवधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों के कार्यकाल या अवधि से संबंधित है। और पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। कितना? सामान्यतः 5 वर्ष। टर्म एंड टेन्योर से रिलेटेड है, जो कि 5 ईयर होता है और राज्य विधानमंडल विधि द्वारा परिवर्तित कर सकता है। मतलब पंचायत, मैंने बताया ना, राज्य सूची का विषय है, इसलिए पंचायत के संदर्भ में नियम, कानून, उपनियम, विनियम, रूल्स, रेगुलेशन बनाने की जो शक्ति है वह राज्य सरकार के पास होती है। राज्य अपने हिसाब से जो है कानून का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक की बात सबको स्पष्ट है? ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 और अनुच्छेद हैं। अगला अब हम लोग देखते हैं। देखिए ये वाले अनुच्छेद का हेडिंग क्या है? संरचना एवं संगठन। मतलब उसकी पंचायत की संरचना क्या होगी और संगठन कैसे होगा। अब इधर का आप देखिए, अब हम देखते हैं शक्तियों से संबंधित, पंचायतों की शक्तियों और संचालन, पावर एंड ऑपरेशन से संबंधित अनुच्छेद। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 243 एफ। क्या आता है? 243 एफ। और देखिए एफ से क्या होता है? फिनेंस। क्या होता है एफ से? फिनेंस। एफ से क्या आता है? फिनेंस। तो आपको क्या, सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा, मतलब एफ से फिनेंस आता है, लेकिन यहाँ पर एफ का मतलब हम जो लगाएंगे वो क्या होगा? फील्ड। जैसे होता है ना, कई लोग फील्ड हो जाते हैं, फील्ड, तो एफ से यहाँ हम लगाएंगे फील्ड। तो 243 एफ में जो प्रावधान किया गया है, पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित। किससे संबंधित है? पंचायत सदस्यों की अयोग्यता, कि किस सदस्य को जो है अयोग्य माना जाएगा पंचायत के लिए, इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था बीच में अभी कि जो जो है एटलीस्ट सरपंच बनने के लिए जो है
12th पास होना चाहिए। 12th पास व्यक्ति ही सरपंच बन सकता है, ऐसी अनिवार्यता जो है निर्धारित की गई। बात स्पष्ट है? तो ये हो गया पंचायत सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित। फेल्ड हो जाना मतलब क्या है? अयोग्य हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति जो है एमपीपीएससी का जो प्री नहीं निकाल पाया, तो क्या कहेगा कि यार मैं तो प्री में फेल हो गया। मतलब अब वो मेंस का एग्जाम नहीं दे सकता, तो अयोग्य हो गया। है ना? डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं इसे, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर पंचायत मेंबरशिप। तब व्यक्ति जो है डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। इसके बाद में आता है 243 जी। क्या है 243 जी? तो देखो जी से आप लोगों ने बचपन में सबने वो जूनियर जी देखा होगा, जूनियर जी, जिसके पास क्या होता था? पावर होता था नहीं पावर? वो एक अंगूठी पहन लेता था। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हो। ये हम लोगों के जनरेशन के सुपरमैन होते थे। शक्तिमान, जूनियर जी, शकला का बूम बूम, ये हम लोगों के समय के जो सुपरमैन हुआ करते थे, मतलब सुपर सीरीज हुआ करते थे। तो वैसे ही जूनियर जी जो है पावर का सिम्बलाइज करता है। तो 243 में जो है पंचायत, और पंचायत वैसे भी जूनियर जी ही जूनियर है ना, केंद्र सबसे सीनियर है, उससे उसके बाद आता है राज्य और उसके बाद में है पंचायत, तो पंचायत जूनियर है। तो यहाँ पर पंचायतों के शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। का किसका क्या किया गया है? पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन 243 जी में किया गया है। और यहीं पर जो अनुसूची 11 में 29 जो विषय दिए गए हैं, उनके संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। तो 243 जी जो है वह पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है पंचायतों की। क्लियर है बात? ठीक है? फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अनुच्छेद आता है, वो अनुच्छेद है 243 जे। क्या है 243 जे? तो 243 जे जो है, वह पंचायतों के लेखा परीक्षण से संबंधित, किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण से संबंधित है। मतलब ऑडिट ऑफ पंचायत इससे संबंधित है। ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट से संबंधित है कौन? 243 जे। शायद पीएससी, एमपीपीएससी ने इस पर भी प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है? ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट से संबंधित है कौन? 243 जी। यहाँ तक की बात स्पष्ट है। फिर एक अनुच्छेद और है महत्वपूर्ण, 243 ओ। क्या है 243 ओ? 243 ओ क्या कहता है? 243 ओ कहता है निर्वाचन में, मतलब पंचायतों के निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित होगा। मतलब पंचायतों के इलेक्शन में जो है न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब न्यायालयों को निर्वाचन मामलों से दूर रखा गया है। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ पंचायत। यहाँ तक की सब बातें स्पष्ट है। यहाँ पर ये कर सकतियाँ दिया हुआ है, इस तरफ देख लीजिएगा। इसमें ये है कि 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को, तो पंचायतें विधि बना कर के उनमें टैक्स लगा सकती, तभी तो उनके पास पैसा आएगा। ठीक है? तो ये खैर महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपको याद रखने हैं। अभी और हैं, 2-4 अनुच्छेद और हैं जो आपको याद रखने हैं। अभी तो सबसे महत्वपूर्ण आया नहीं है, आ गया। 243 आई, याद कैसे रखेंगे? आई से क्या है? इनकम है। क्या है? आई से इनकम। पंचायतों की इनकम कहाँ से होगी? तो पंचायतों की इनकम के लिए 243 अनुच्छेद 243 आई का प्रोविजन किया गया है, जो राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है? तो इस बात को जो है यहाँ पर आपको जो है समझ लेना। अनिवार्य क्या कार्य है? ये मैंडेटरी फंक्शन है। मैंडेटरी फंक्शन जहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसका मतलब ये है कि राज्य सरकार को ये करना ही करना पड़ेगा। जैसे राज्य वित्त आयोग का गठन करना ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये पंच अ, पंचायत सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में अनिवार्य कार्य ये निर्धारित करना ही करना पड़ेगा। ठीक है? जहाँ-जहाँ ये अनिवार्य कार्य लिखा हुआ है, ये मैंडेटरी फंक्शन है। ये सरकार राज्य सरकारों को करना ही करना पड़ेगा। इसमें कोई कुताही नहीं बरती जाए। क्लियर है? तो अब राज्य वित्त आयोग क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? राज्य वित्त आयोग का जो उद्देश्य होता है, पंचायतों को वित्त का आवंटन करना। आवंटन करने के उद्देश्य से प्रत्येक 5 वर्ष में जो है इसका गठन किया जाएगा। जैसे हम लोगों ने वित्त आयोग पढ़ा है अनुच्छेद 280 के तहत, जो क्या करता है? केंद्र एवं राज्य के मध्य पैसे या वित्त के बँटवारे के संबंध में सिफ़ारिश करता है। वैसे ही राज्य और पंचायतों के मध्य वित्त के बँटवारे के लिए या पंचायतों को वित्त देने के लिए, पैसे देने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा हर 5 साल। जो सिफ़ारिश करेगा कि पंचायतों को किस-किस काम के लिए कितना फंड एलोकेट किया जाए। ठीक है? प्रोविज़न फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी 5 ईयर फॉर द पर्पज़ ऑफ एलोकेटिंग फाइनेंस टू पंचायत।
क्लियर है बात? ये किस में किया गया है? 243 आई में इसके संबंध में प्रोविज़न किया गया है। अब एमपीपीएससी से रिलेटेड एक फैक्ट देख लेते हैं हम लोग यहीं पर लगे हाथ। फैक्ट क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 17 जून 1994 को किया गया था पहली बार। कब किया गया था? 17 जून 1994 को किया गया था, है ना? 17 जून 1994 को पहली बार मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। तब से हर 5 साल में जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। वहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र में जो 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है? इसमें जो राज्य वित्त आयोग होता है वो एक सदस्यीय होता है, मतलब एक वित्त आयुक्त होते हैं, ठीक? अध्यक्ष होते हैं। एक फैक्ट और है इधर राइट साइड में आप लोग देखिएगा कि अभी जो है हाँ अ, अभी का नहीं मतलब पहले जो डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया थे, कौन? डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया को मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो कई बार हमसे ये पूछता भी है, इस तरीके के प्रश्न एमपीपीएससी के फेवरेट सवाल होते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? और 3-4 नाम दिया रहेगा, तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन थे? डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया जो थे, वह जो 17 जून 1994 को जो राज्य वित्त आयोग बनाया गया था, उसके क्या बनाए गए थे? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँगे। अब आते एक आर्टिकल और है बहुत इम्पोर्टेंट, इसको और देख लेते हैं और वो आर्टिकल है आर्टिकल 243 के। क्या है? आर्टिकल 243 के। अब आप इसको जो है याद कैसे रखेंगे? देखो के से मैं क्योंकि पहले तो हम समझ लेते हैं इसमें प्रोविज़न क्या है। तो आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में जो है प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो के से हम ऐसे बोल देते हैं ना कौन? जैसे आप किसी गाँव में गए और आप बोलेंगे कि सरपंच कौन है भाई? तो गाँव का व्यक्ति बोला, तुम निर्वाचन आयोग से पूछो ना कि सरपंच कौन है? कौन सरपंच बनेगा? कौन वोट जीता है? तो कौन? कौन सरपंच है? कौन पंच है? ये कौन बताएगा? ये बताने का काम किसका है? निर्वाचन आयोग, क्योंकि चुनाव तो यही करवाएगा। तो भैया पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा और ये मैंडेटरी फंक्शन है, ये राज्य को करना ही करना पड़ेगा और अगर राज्य ऐसा नहीं करेगा तो वही राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल का डंडा, जिसे हम राज्य आपातकाल भी कहते हैं, है ना? वो तो या तलवार उनके गर्दन में हमेशा लटकती रहती है। ठीक है? तो प्रावधान क्या है? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग का गठन किया। और आपको ये याद रखना है कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, केवल और केवल पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव संपन्न करवाता है। इसके अलावा ये कोई चुनाव नहीं कर ठीक है? पर ब्रह्मा भी आ जाए और कहे कि नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग जो है विधानसभा का चुनाव करवाता है या तो आपको बोलना नहीं माँ साहब, नहीं ब्रह्मा जी, जो भी है, आप बोलना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका चुनाव करवाता है? पंचायत और नगर पालिका। हमने संविधान में पढ़ा है आर्टिकल 243 के में। अब फिर वही एमपी से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन फरवरी 1994 में किया गया। कब किया गया था? फरवरी 1994 में किया गया था। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे भी, कि मध्य प्रदेश संविधान संशोधन के बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है प्रथम राज्य था। क्लियर है बात? एक फैक्ट और है और वो फैक्ट ये है कि अब तक आयोग के द्वारा मतलब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है 6 बार पंचायत के चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। 6वीं बार कब करवाया गया है कोविड के जस्ट बाद, क्योंकि कोविड में तो क्या पोस्टपोन्ड हो गया था पंचायतों का चुनाव। फिर उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन वगैरह सब चीज़ें खुली हैं, लोकसभा, उपसभा का चुनाव हो गया था। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, हर राज्यों में अलग-अलग समय में होता है। तो मध्य प्रदेश में जो है वह है ईयर एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है कि कौन-सा ईयर था वो, 22 या 23 श्योर नहीं हूँ। लेकिन वो 6वीं बार जो है वो पंचायत के चुनाव करवाए गए हैं, जो पंचायत अभी भी चल रही है। अब अगला चुनाव जो है बहुत जल्द होने ही वाला है, 1-2 साल के भीतर। यहाँ तक बात है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, होते हैं ना जैसे जो निर्वाचन आयोग है, जो सेंटर का है,
जो हमारा इलेक्शन कमीशन उसके आयुक्त कौन होते हैं? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? अभी फ़िलहाल में कौन है? अ, क्या नाम है उनका? अभी आज सवेरे ही क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं ना, तो उनका जो है मैं वो देख रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है? तो अभी वर्तमान में वैसे ही मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो है आयुक्त कौन है? श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है? श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं, वह अभी वर्तमान में जो है वह मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के जो हैं वो क्या हैं? आयुक्त हैं। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए हम पंचायती राज भी पढ़ रहे हैं, साथ में मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स भी यहाँ पर सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये मेहनत की जा रही है, इसके लिए आप लोग भी चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और साथ में कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बस क्लास देख के रुक मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि अब ये क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखिए पूरा मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। और इसको पढ़ने के बाद जो है आपको मज़ा ही आ जाएगा। जो मध्य प्रदेश के पंचायती राज सिस्टम से जो भी प्रश्न आएँगे, वो बहुत ईज़िली आप जो है सॉल्व कर लेंगे। पूरा उसका विकास देखेंगे, सारे एक्ट देखेंगे, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में, उन सबको जो है हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग अर्बन लोकल बॉडी पढ़ेंगे और उसको भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे अभी पंचायत पढ़ा, फिर उसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखते हुए पढ़ेंगे। वो क्लास जल्दी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कमेटी पढ़ानी पड़ गई। तो कमेटी की वजह से क्लास थोड़ी लंबी हो गई। वहाँ पर क्या है, कमेटियाँ नहीं पढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि यही कमेटियाँ वहाँ पर भी काम आ जाएँगी, मतलब शहरी स्थानीय स्वशासन में भी काम आ जाएँगी। तो वहाँ पर हम क्विकली आगे बढ़ जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और तंदुरुस्त रहिए।